हेलो बच्चों, आप सभी अब प्लस टू में हो गए हैं। आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और जैसे कि आप जानते हैं कि अभी हमारी ये ऑनलाइन क्लास चल रही है, स्टार्टिंग है, थोड़े दिन ही ऑनलाइन क्लास लगेगी आपकी। तो हम जो चैप्टर हमारा जो है वो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक, और जिसके स्टार्टिंग में थोड़ी सी थ्योरी पोर्शन है। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या है आपकी थोड़ी सी थ्योरी पोर्शन है। तो पहला जो आपका चैप्टर का नेम है, आप सभी को पता है, नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो पहले तो हम यही बात समझेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड जो आपका है वो दो शब्दों से जुड़ के बना है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक। तो इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन एंड स्टैटिक मींस स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर हम इलेक्ट्रॉन की स्टडी कर रहे हैं एट दी रेस्ट कंडीशन, तो हम किस ब्रांच को पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच को पढ़ रहे हैं। क्लियर। इस चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ना है, चार्जेस के बारे में पढ़ना है कि चार्जेस अगर रेस्ट पे होते हैं तो क्या होता है। तो अगर हम थोड़ा सा ध्यान से ब्रीफ में अगर इसकी बात करते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो हमारा चैप्टर है इसके अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉन की स्टडी हो रही है एट रेस्ट कंडीशन। कभी आपने जर्नल फिनोमिना को अगर गौर फरमाया हो, अगर आप ध्यान से याद करें कि जैसे अपनी आप ऊनी वस्त्र को शरीर से हटाते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है, या अंधेरे कमरे में ऐसा करोगे तो स्पार्क प्रोड्यूस होते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा स्पार्क क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? बेसिकली होता क्या है कि जब हम कपड़ों को उतारते हैं अपने शरीर से, तो आप समझिए कि वहां पर फ्रिक्शन हो रहा है। उस फ्रिक्शन की वजह से क्या हो रहा है आपका, उस फ्रिक्शन की वजह से चार्ज ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम वन बॉडी टू दी अदर, और चार्ज एक्यूमुलेट हो रहे हैं। अगर वो चार्ज एक्यूमुलेटेड हमारी बॉडी पे हो रहे हैं और हमारी बॉडी से वो अर्थ में जा रहे हैं, तो उस केस में या तो हमें स्पार्क होगा या हमें करंट महसूस होगा। ठीक, या तो स्पार्क होगा या फिर करंट महसूस होगा। तो ये सारी स्टडी कि क्या फोर्सेस हैं, क्या पोटेंशियल है, ठीक, क्या आपका चार्ज है, कैसे ये काम करते हैं, बिजली जब आपकी यानी आपके बादल जब आपस में टकराते हैं तो आपको पता है फ्लैशेस आते हैं और बहुत ज्यादा करंट होता है, ऐसा क्यों होता है, ये सारा फिनोमिना हम आपके इस चैप्टर यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ने वाले हैं। ठीक, अब बात समझिए कि हम अगर बात करें फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की, द चार्जेस which is produced by rubbing two insulating bodies each other by mean of friction or other means you can say is called frictional electricity। तो आपको समझना है कि अगर दो चार्जेस जो हमारे चार्जेस हैं प्रोड्यूस हो रहे हैं ड्यू टू रबिंग बिटवीन द टू इंसुलेटिंग बॉडी, लाइक आपने ग्लास रोड को लिया, जैसे मैंने टेबल बनाई है ग्लास रोड को आपने सिल्क के कपड़े के साथ रब कर दिया, तो साइंटिस्ट ने क्या पाया कि ग्लास रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और सिल्क क्लॉथ के ऊपर क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ध्यान से सुनिएगा, ग्लास रोड पे क्या पॉजिटिव चार्ज और सिल्क क्लॉथ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। दीज आर द एक्सपेरिमेंट डन बाय सम साइंटिस्ट। तो आपको ध्यान देना है, आपको याद रखना पड़ेगा। उसी प्रकार से अगर हम एबोनाइट रॉड को कैट की फर के साथ रगड़ते हैं, तो हमारी जो एबोनाइट रॉड है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और फर के ऊपर आपका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर। इसी प्रकार से मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं कि वुलन क्लॉथ के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज, रबर शूज के ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज। तो आपको कुछ ऐसा याद रखना है, क्योंकि वी हैव टू गिव समटाइम्स सम एग्जांपल इन योर क्वेश्चंस, ठीक, इन योर क्वेश्चन पेपर बेसिकली। अब बात आती है इलेक्ट्रिक चार्ज की। ध्यान से सुनिएगा, बात किस चीज की आ रही है, इलेक्ट्रिक चार्ज की बात आ रही है। आपने प्लस वन में पढ़ा होगा कि अगर, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर दो ऑब्जेक्ट हैं तो ड्यू टू मास, ध्यान से सुनिएगा, ड्यू टू मास क्या होता है, याद है सभी को क्या होता है, अगर दो ऑब्जेक्ट हैं उनका मास कंसीडर कर लिया जाए तो हम सभी को याद होना चाहिए बाय द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देयर इज सम फोर्स ड्यू टू मास। तो क्या होती है वो, F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर, G m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। याद है सभी को। और ये फोर्स कैसी होती है नेचर में, अट्रैक्टिव फोर्स होती है। याद है सभी को, कैसी होती है, अट्रैक्टिव फोर्स होती है। ठीक है। अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन होगा कि अट्रैक्टिव फोर्स है तो हर चीज आपस में अट्रैक्ट होकर कोलैप्स हो जानी चाहिए, यानी भिड़ जानी चाहिए आपस में, पर ऐसा नहीं होता। उसकी रीजन क्या रहेगा, उसका रीजन ये है कि ये फोर्स जो आप पढ़ रहे हैं ये अट्रैक्टिव तो है पर ये वीक फोर्स है, क्योंकि
अगर हम बात करें जी की यानी कैपिटल जी की तो वैल्यू होती है 6.67 10⁻11, यानी उसका जो डिनोमिनेटर पार्ट है 10⁻11 यानी नीचे जाके +11 हो जाएगा। जो भी हमारा रिजल्ट आएगा बहुत कम आएगा। इट मींस अट्रैक्टिव फोर्स तो है पर वो वेरी वीक फोर्स है। तो ध्यान दीजिएगा ये बात। अब जैसे साइंटिस्ट डिस्कवरी करते गए तो एक टाइम पर उनको क्या महसूस हुआ कि दो चीजें अट्रैक्ट कर रही हैं। तो उनके फट से दिमाग में क्या आता है कि ग्रेविटेशन लॉ है। पर अगर दो ग्लास रोड, ध्यान से सुनिएगा, अभी मैंने बोला ग्लास रोड के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो उसने कहा कि अगर दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ध्यान से, अगर दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज यानी ग्लास रोड, दो ग्लास रोड ले ली हमने, दोनों ग्लास रोड को पॉजिटिव चार्ज मतलब इंक्लूड हो गया उसके ऊपर रबिंग करने के कारण, क्योंकि सीधे क्लॉथ के साथ उसको रब किया तो हमारे पास क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आया। अब पॉजिटिव जो चार्ज आया हमारे पास, एक ग्लास रोड को हमने किसी धागे से बांध दिया और जैसे हम दूसरी ग्लास रोड उसके पास लेके आते हैं तो हमने क्या पाया, यानी हमने क्या, साइंटिस्ट ने क्या पाया कि ग्लास रोड जो है वो रिपेल हो रही है। अब जो साइंटिस्ट थे वो कंफ्यूज हुए कि अभी तक तो हमने ये पढ़ा है मास के कारण, मास के कारण क्या होता है आपका, अट्रैक्टिव फोर्स होती है, और मास के कारण अट्रैक्टिव फोर्स, और तो इसका मतलब ग्लास रोड, जो दो ग्लास रोड है दोनों का मास है, पर यहां पर तो क्या हो गया, रिपल्शन होगी। तो साइंटिस्टों के दिमाग में आया कि यहां पर कुछ और भी है। क्लियर, ये तो कौन सी फोर्स होगी, रिपल्सिव फोर्स होगी। तो मास के कारण तो हमेशा क्या होती थी, अट्रैक्टिव फोर्स होती थी। इसका मतलब मैटर के अंदर कुछ ना कुछ और भी छिपा हुआ है जिसका ज्ञान हमें उस टाइम पे नहीं था। तो पाया गया कि मेटेरियल ऑब्जेक्ट की एक एडिशनल प्रॉपर्टी है। एडिशनल प्रॉपर्टी क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मास के कारण तो क्या होती है, मैटर जो भी होगा उसका मास होगा, मास के कारण अट्रैक्टिव फोर्स आ रहा है। अब रिपल्सिव फोर्स कहां से आया, तो हमने कहा एडिशनल प्रॉपर्टी है किसी भी मेटेरियल ऑब्जेक्ट की टू एक्सर्ट फोर्स ऑफ रिपल्शन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। तो वो एडिशनल प्रॉपर्टी जो है उसको उसने क्या नाम दिया, चार्ज नाम दिया। तो यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, द एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन विच गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम। तो ये क्या हो जाएगी आपकी, इलेक्ट्रिक चार्ज हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज हो जाएगा। अगर हम ध्यान से देखें इलेक्ट्रिक चार्ज कैसा है, एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर हम बात करते हैं प्रोटॉन की तो प्रोटॉन को हम +E से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की तो इलेक्ट्रॉन को हम -E से रिप्रेजेंट करेंगे। और इस E की वैल्यू जो, जिसको हम एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं, एलिमेंट्री चार्ज बेसिकली क्या होता है कि कम से कम वैल्यू उसकी क्या होगी, क्योंकि कोई भी चीज है उसकी कोई ना कोई स्पेसिफिक वैल्यू होती है। तो यहां पर जो स्पेसिफिक वैल्यू हमारी E की है वो कितनी है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, और एटम की अगर हम बात करते हैं, एटम एज अ होल इज ऑलवेज न्यूट्रल। क्या पता है सभी को, तो ध्यान से सुनिएगा कि जो एटम हमारा होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि एटम के पास जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं। तो जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो एटम एज अ होल इज 0। ठीक, उसके बाद आपका आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो ध्यान से सुनिएगा अब इसको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वांटाइजेशन मीनिंग अगर आप ध्यान से सुनेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या, डिस्क्रीट लेवल। तो चार्ज जो हमारा होता है वो कैसा नेचर है उसका, डिस्क्रीट। अब किसी को पता ही नहीं है कि डिस्क्रीट क्या होता है, डिस्क्रीट का मतलब अलग अलग। ठीक, अलग अलग। तो ध्यान से दीजिएगा कि हमारे पास जो चार्ज है उसका नेचर कैसा है, अलग अलग। तो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज is the property by virtue of which any charge exists only in discrete packet of a certain minimum charge, may be positive or may be negative। मतलब कि जो चार्ज है आपका वो हमेशा एग्जिस्ट करेगा इन पैकेट, ध्यान दीजिएगा, इन पैकेट फॉर्म। जो चार्ज हमेशा कैसे एग्जिस्ट करेगा, इन पैकेट फॉर्म। इट मींस डिस्क्रीट लेवल होगा। तो मैथमेटिकली अगर हम कहते हैं तो Q इज इक्वल टू हमारा कितना लिखा है हमने यहां पर, ±NE। क्या लिखा हुआ है, Q इज इक्वल टू ±NE। N इज अ इंटीजर हियर, एंड E इज इक्वल टू 1.6 10⁻19 कूलम। ये एलिमेंट्री चार्ज है। अब बात आती है कि ये क्या है, ये हमने ऐसे लिख दिया या कुछ ऐसा हुआ, क्यों हमने ऐसा लिखा। तो ध्यान से सुनिएगा, ये भी एक थ्योरेटिकल ड्रामा है। आपको पता होना चाहिए कि जो साइंटिस्ट थे वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो यहां पर साइंटिस्ट जो थे वो जब दो बॉडी को रब कर रहे थे, चाहे वो बॉडी कोई भी हो, ग्लास हो, ठीक है, और सिल्क हो, या फिर एबोनाइट रॉड और आपकी कैट फर हो,
तो जितनी बार भी उसने उसको रब किया, किसको रब किया, ग्लास रोड को मान लीजिए सिल्क के साथ रब किया, तो एवरी टाइम द साइंटिस्ट फाउंड दैट ऑलवेज इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंटीग्रल नंबर ऑफ प्रोटॉन विल ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू दी अदर। जितनी बार भी एक्सपेरिमेंट किया, कभी ऐसा नहीं पाया कि 1/2 इलेक्ट्रॉन गए या 2/3 इलेक्ट्रॉन गए। जब भी गए या तो 4 इलेक्ट्रॉन गए या 10 इलेक्ट्रॉन गए या 10 लाख इलेक्ट्रॉन गए, कभी भी फ्रैक्शनल आंसर नहीं था, यानी 1/2 इलेक्ट्रॉन गए, ऐसा नहीं था। हमेशा इंटीग्रल नंबर ऑफ ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन बॉडी टू दी अदर बॉडी। क्लियर? तो ऑन द बिहाफ ऑफ दैट उसने बताया कि हमारा जो फार्मूला बना Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। क्लियर? अब बात आती है कि इन फ्यूचर अगर मान लो जैसे डिस्कवरी हो रही है कि इलेक्ट्रॉन की जगह पे कोई और पार्टिकल मिल जाए, फॉर एग्जांपल E/3 या 2E/3 पार्टिकल मिल जाए, क्योंकि आपको पता है कि पहले हम कहां थे, हम सिर्फ एटम के ऊपर ऊपर की बात करते थे, फिर हम न्यूक्लियस में गए, न्यूक्लियस में हमने देखा हो इसके अंदर तो प्रोटॉन भी है, इसके अंदर तो हमारे न्यूट्रॉन भी है, फिर और अंदर गए बोसोन भी हैं। तो ऐसे करते करते हम पार्टिकल की डिस्कवरी हो रही है। तो साइंटिस्ट जो हमारे हैं वो कहते हैं अगर E/3 हो तो क्वांटाइजेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, तो हमारा आंसर होगा नो, देयर विल बी नो चेंज। बट वेयर इट इज द चेंज यू कैन फाइंड आउट, यहां पर चेंज कहां पर मिलेगा आपको, कि जहां पर हम एलिमेंट्री चार्ज को E मानते थे, अब E ना मान के हमको क्या मान लेंगे, इसको E/3 या फिर 2E/3। तो ये क्या है, ये पार्टिकल्स हैं, इनका नाम लिया गया क्वार्क्स। तो आपको बेसिक आइडिया लेना है, आपको कुछ नहीं लिखना है इसके बारे में, सिर्फ पता होना चाहिए कि अगर फर्दर कोई चार्ज डिस्कवर हुआ तो क्या क्वांटाइजेशन चेंज होगा, तो आंसर होगा नो, बट वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। क्लियर है ये चीज? अब आता है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव। तो ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज एडिटिव की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज एडिटिव क्या होता है, आप इसको समझेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एडिटिव क्या होता है। तो हम समझते हैं एडिटिव, एडिटिव मींस एडिशन, ठीक। तो टोटल चार्ज यानी टोटल चार्ज जो होगा किसी भी बॉडी पे वो एल्जेब्रिक सम होगा ऑफ ऑल द चार्ज प्रेजेंट ऑन दी बॉडी। माई मीन टू से, अगर किसी बॉडी के ऊपर काफी सारे चार्ज हैं तो अगर हमें कोई पूछे व्हाट इज द टोटल चार्ज, तो सभी चार्जेस को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इट मींस दैट इज डिफाइंड एज द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इन दी बॉडी। बट एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि while taking algebraic sum you have to taken into account the sign of various charge present on the body। मान लीजिए एक बॉडी पे चार्ज आपका 6 है, फिर उसकी थोड़ी सी अगले उसकी जगह पे थोड़ा सा आगे 2 है और एक -2 है, तो टोटल आंसर आएगा 6 प्लस ब्रैकेट में -2 प्लस ब्रैकेट में -2, तो टोटल आंसर आएगा 6 कूलम, क्योंकि 2 जो है आपका माइनस का था और नेक्स्ट भी आपका माइनस का था, तो गलत बोल दिया मैंने। 6 - 2 कितना हो जाएगा, 6 - 4 दैट इज इक्वल टू 2 कूलम। तो आपको ध्यान देना है 2 कूलम चार्ज हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये बेसिक्स हैं जो आपको आने चाहिए, बड़े सिंपल, और मैं भी इसको आपको मतलब लाइव लेक्चर नहीं लेके बता रहा क्योंकि ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है तो बहुत टाइम लग जाता है, तो आपको थोड़ा सा पढ़ना ही है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बेसिकली क्या होता है, इट्स स्टेट दैट फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। अब ये आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, मान लीजिए आपको थर्मस का एग्जांपल मैं समझाता हूं। थर्मस जो आपकी जिसमें हम चाय रखते हैं, जो केटल होती है आपकी, कभी आपने नोट किया होगा कि बाहर की ठंड पे चाय का असर नहीं होता, और अगर हम हाथ में ले लेते हैं थर्मस को तो हमारे हाथ गर्म नहीं होते। इट मींस अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकलती और बाहर की ठंड जो होती है वो अंदर नहीं जाती। इट मींस जो आपकी केटल है वो आइसोलेटेड है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो सिमिलरली हम ये कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, कि चार्ज जो हमारा है, टोटल चार्ज ऑन द बॉडी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड मींस कांस्टेंट, यानी उसकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो हमने एग्जांपल लिया है यहां पर कि यहां से आपके 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं एक बॉडी यानी ए बॉडी से बी बॉडी पे, तो यहां पर तो हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, 2 पॉजिटिव चार्ज दिखाए हैं, और यहां पर क्या दिखाया है मैंने, 2 नेगेटिव चार्ज। तो यहां पर लॉस हुआ है इलेक्ट्रॉन का और यहां पर क्या हुआ, गेन हुआ इलेक्ट्रॉन का। क्लियर? टोटल चार्ज कितना हुआ, देखिए पहले जब हमने रब नहीं किया था ए बॉडी को बी बॉडी के साथ रब नहीं किया था, तो ए बॉडी पे चार्ज कितना था, दैट इज न्यूट्रल, दैट इज 0 चार्ज, एंड बी बॉडी पे चार्ज कितना था, 0 चार्ज। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 0 + 0 दैट इज इक्वल टू 0 कूलम। अब हमने रब किया तो हमने क्या पाया, 2 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव हुए और 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुए,
दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया, तो इन दोनों चार्जेस को टोटल चार्ज होना बॉडी यानी सिस्टम के ऊपर कितना चार्ज होएगा, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन है यहाँ पर और 2 यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रॉन, तो ऐड करोगे आंसर कितना आएगा 0। तो बिफोर रबिंग एंड आफ्टर रबिंग क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा, तो दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्लियर। अब उसके बाद देखिए डायग्राम बनाया मैंने, ध्यान से नजर आ रहा होगा आपको। ग्लास का मैंने एग्जांपल लिया, ग्लास का और सिल्क का। अभी हमने इसको रब नहीं किया, ये इसको बॉक्स में बंद किया, तो मैं इसको क्या कह रहा हूं, आइसोलेटेड सिस्टम है, यानी बाहर से कोई नहीं आएगा, अंदर से कुछ नहीं बाहर जाएगा, इट मींस आइसोलेटेड सिस्टम है। अब ग्लास के ऊपर भी 0 चार्ज और सिल्क क्लॉथ के ऊपर भी 0 चार्ज, तो 0 + 0 कितना हो जाएगा, 0 चार्ज बन जाएगा बिफोर रबिंग। जब हमने रब किया तो हमने कहा एक इलेक्ट्रॉन यहां से गया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, 1 पॉजिटिव चार्ज और इस पे 1 नेगेटिव चार्ज, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, +1 प्लस ब्रैकेट में -1, यानी ये +1 जो है ये प्रोटॉन है, प्लस एल्जेब्रिक सम का प्लस लगा है और -1 क्या है इलेक्ट्रॉन का, तो टोटल चार्ज कितना है 0। तो आपको ध्यान देना है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बेसिकली क्या शो कर रहा है, यहां पर टोटल चार्ज बिफोर एंड आफ्टर रबिंग विल रिमेन सेम, इट मींस इट फॉलो द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो यहां तक हम पढ़ते हैं। अगली नेक्स्ट लेक्चर को कोशिश करेंगे कि मैं वीडियो में प्रेजेंट हो जाऊं, लेकिन अभी आपकी थ्योरी जब तक है, थ्योरेटिकल पोर्शन करवाने में बड़ा लिखना पड़ता है, तो डेट्स वाई मैं इस प्रकार से करवा रहा हूं। ओके, थैंक यू।